नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि अनिका अब यहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर को अपने साथ लेकर अब अनंता के घर से अपने घर की तरफ आ रही थी। जब वो यहाँ पर रिया को समझाते हुए आ रही थी कि देखो देखो, मैंने तुम दोनों को बोला था ना कि जब तक मैं यहाँ पर नहीं आ जाती तब तक तुम दोनों घर से बाहर नहीं जाओगे। तो अब यहाँ पर अलेक्जेंडर तो कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि अनिका को अच्छी तरह से पता था कि जरूर जरूर रिया ने ही किसी तरह की जिद की होगी जो यहाँ पर अलेक्जेंडर को रिया के साथ आना पड़ा। तो अब यहाँ पर रिया जो कि अनिका जो कि इन दोनों को समझाते हुए आ रही थी, ये भी अपने घर के पास पहुंच ही चुके थे कि तभी अब यहाँ पर कुछ पंछी यहाँ पर उन अनिका के सिर के ऊपर जैसे मंडराने लगते हैं। ऐसा जान पड़ रहा था जैसे वो यहाँ पर अनिका को किसी चीज के बारे में कोई संदेश देना चाहते हैं। और उन पंछियों को देखकर भी अब यहाँ अनिका समझ जाती है जरूर जरूर ये कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। इसलिए अब यहाँ पर क्योंकि रात का समय था और यहाँ पर चारों तरफ खामोशी थी, इसलिए इन पंछियों को देखकर एक पल के लिए तो रिया भी घबरा गई थी। और अब यहाँ पर अनिका को भी ये देखकर काफी कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी नज़र अब यहाँ पर उन पंछियों पर ही टिक जाती है और फिर अब वो यहाँ पर उन पंछियों को देखने के बाद अब अनिका रिया और अलेक्जेंडर को कहती है, देखो बेटा, तुम दोनों अभी के अभी अंदर जाओ और हाँ, जब तक मैं ना बुलाऊं तुम दोनों बाहर मत आना, वरना वैसे भी मैं ही अभी अंदर आ रही हूँ। अभी के लिए आप दोनों अंदर जाओ। इधर यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर अब रिया एकदम से ही हैरान होकर पूछती है, मम्मा हुआ क्या है? क्या कुछ ये कुछ संदेश लेकर आए हैं क्या? देखो देखो, मुझे भी जानना है मम्मा, आखिर ये क्या बताने आए हैं? रिया की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, अभी नहीं है रिया, मैं बाद में बताती हूँ। अभी जैसा मैंने कहा है अभी के लिए वैसा ही करो। और वैसे ही भी रिया, हर चीज में जिद करना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए अभी आप दोनों अंदर जाओ, मैं इनसे बात करके तब तक अंदर आती हूँ। अब यहाँ पर अनिका के चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो बस अभी इतना ही कहती है, देखो जो मैं भी कह रही हूँ अभी के लिए वही करो। इधर रिया की इस बात को इतनी कड़क सुनने के बाद अब यहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर अपने घर के अंदर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था जरूर कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए मम्मा ये सब कह रही है। और इसलिए अब वो यहाँ पर अपनी मम्मा की तरफ पीछे मुड़ कर देखते हुए अभी घर के अंदर चले जाते हैं और वो यहाँ पर दरवाजा बंद कर लेते हैं। बच्चों के जाने के बाद अब अनिका की नज़र यहाँ पर इन पंछियों पर ही टिक जाती है। वो आसमान में इन पंछियों को ही उड़ता हुआ देख रही थी। अनिका जब यहाँ पर इन पंछियों को देख रही थी तभी अचानक से अब हवा भी तेज चलने लगती है। पंछियों की आंखें भी यहाँ पर, क्योंकि रात हो चुकी थी तो इनकी आंखें भी अब लाल चमकने लगती हैं। अब अनिका अब यहाँ पर एक पल के लिए तो अपनी आंखें बंद करती हैं कि आखिर ये अब उन्हें कौन सा संदेश देने आए हैं, क्योंकि ये बात तो अनिका भी जानती थी कि अब उसकी फैमिली के लोग सभी अलग अलग रह रहे थे। कोई कहीं पर रह रहा था, कोई कहीं पर, इसलिए अनिका एक पल के लिए तो घबरा जाती है कि कहीं उसकी फैमिली का कोई सदस्य किसी मुसीबत में तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काश भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो। हे महादेव, बस सबको सकुशल रखना। अब ऐसा कोई भी अनहोनी मत होने देना। पहले ही बहुत हमारा नुकसान हो चुका है। और अब ये सोचते हुए अनिका अब अपनी आंखें खोलती है। अनिका जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वहाँ पर जो पंछी उसके चारों तरफ मंडरा रहे थे, अब वो उनमें से एक पंछी के साथ अब अपना आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती है। अनिका जब यहाँ पर इन पंछियों के साथ आई कांटेक्ट कर रही थी तो मानो अब यहाँ पर अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बदलते जा रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों में देखने के बाद अनिका को वो जो संदेशा देने आए थे वो अब उन्हें समझ रही थी।
कुछ समय तक उस पंछी के साथ आई कांटेक्ट करने के बाद अब अनिका समझ जाती है कि ये यहाँ पर उसके लिए उसके दुश्मनों की तरफ से ही एक संदेशा लेकर आए थे। अब यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी बातों को समझने के बाद अब अनिका अपने मन में कहती है, इसका मतलब ये है कि वो तीनों सर जी के अब किसी भी काम के नहीं हैं। वो तीनों अब इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो सर जी तक कोई भी हमारे बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, या शायद पहले उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी वो उसे सर जी तक बता दें। ये तो हमारे लिए सच में एक बहुत ही अच्छी बात है। हमें यही तो चाहिए था। मानना पड़ेगा किंग की सोच को, क्योंकि भले ही सर जी ने अपने तीनों ही आदमियों को हमसे रिहा जरूर करवा लिया है, लेकिन हमारा जो मकसद था वो भी कहीं ना कहीं कामयाब हुआ है। हम भी हारे नहीं हैं, क्योंकि अब सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो इतने सालों से अपने उन आदमियों को रिहा कराने के लिए ना जाने क्या कुछ कर रहे थे। और ये सोचने वाली बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अब वो यहाँ पर यूजलेस हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिर सर जी अब उन तीनों के साथ क्या करते हैं, क्योंकि इतना तो मैं भी पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जरूर किंग को उसके बारे में जरूर इन लोगों को किंग के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। तभी ही किंग ने इन्हें किडनैप करके रखा है और इन लोगों के साथ ऐसा किया गया है कि अब ये चाहकर भी उसे कुछ भी नहीं बता पाएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ अनिका ये सब सोच ही रही थी, तो वहीं इधर दूसरी तरफ यहाँ पर ब्लैक पैलेस में, जहाँ पर दिव्यांशी ने अपने आदमियों को साफ इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि वो यहाँ पर रानी अवंतिका के इन वफादारों को इतनी बुरी तरह से हालत करे कि वो यहाँ पर उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए मजबूर हो जाएं। और यहाँ पर उनका टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था कि उन लोगों की जो यहाँ पर अवंतिका के वफादार थे, उनकी चीखें हर एक वार के साथ बढ़ती ही जा रही थी। ब्लैक पैलेस के इस अंडरग्राउंड हॉल में यहाँ पर अंधेरा और खौफ का माहौल था, क्योंकि अंधेरे में यहाँ पर इनकी चीखें और भी बढ़ती ही जा रही थी। दीवारों पर जलती हुई मसालों की रोशनी यहाँ पर हाल को और भी डरावना बना रही थी। इधर बीच हॉल में यहाँ पर ये वफादार लोग जिन्हें यहाँ पर बांध कर रखा हुआ था, और इन सब के सामने भी यहाँ पर दिव्यांशी भी खड़ी थी, क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने इन सब लोगों को टॉर्चर होता हुआ देख रही थी। वो एक पल भी यहाँ पर गंवाना नहीं चाहती थी कि जैसे ही ये लोग उनके टॉर्चर से अपना मुंह खोलेंगे तो वो उस सच को अपने आंखों से उस सच को अपने कानों से सुनना चाहती थी। वो बस उसे किसी भी तरह से अवंतिका के बारे में जानना था। हालांकि दिव्यांशी जानती थी कि अवंतिका की बेटी स्वाति ही है, क्योंकि उसने खुद ही उन्हें बदला था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ये भूल चुकी थी कि आखिर अवंतिका कैसे दिखती थी। हालांकि ये बात उसने सर जी से छिपाई हुई थी। इधर दिव्यांशी का गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर होता जा रहा था, क्योंकि उसके आदमी जितना इनकी अवंतिका के वफादारों को टॉर्चर कर रहे थे, वो हर एक टॉर्चर को अपनी हर एक चीख पुकार के साथ सहते ही जा रहे थे। इतने ज्यादा टॉर्चर के बाद भी वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं थे। इधर दिव्यांशी यहाँ पर बार उन सभी से ही पूछ रही थी, बताओ रानी अवंतिका कैसे दिखती थी, जल्दी बताओ। देखो नहीं तो अब तुम लोग अपनी जान से अपना हाथ धो बैठोगे। और इधर उसकी ये बातें सुनकर अभी उनमें से कोई भी अपना मुंह तक खोलने के लिए तैयार नहीं था। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि मानो उन्होंने एक संकल्प कर रखा हो कि भले ही आज वो यहाँ पर मर जाएं, लेकिन जब वो इतने सालों से उन्होंने अपनी रानी के लिए अपनी वफादारी निभाई है, तो आज यहाँ पर सिर्फ एक इस औरत की वजह से वो अपनी वफादारी को नहीं छोड़ सकते। उन्हें मरना मंजूर है, लेकिन अपनी रानी साहिबा के लिए वो ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाएंगे। इधर उन्हें बिल्कुल मौन देखकर अब यहाँ पर गुस्से में दिव्यांशी अब चिल्लाने लगती है, और अब वो यहाँ पर अपने आदमियों को कहती है, इस टॉर्चर से इन लोगों का कुछ भी नहीं होगा, इनका टॉर्चर थोड़ा सा और बढ़ाओ। और यहाँ पर अब उसके कहे अनुसार दिव्यांशी के ये आदमी अब इन लोगों के ऊपर अपना और भी अत्याचार करने लगती हैं। जैसे ही इनके ऊपर अत्याचार बढ़ता है तो उनकी चीखों से अब पूरा का पूरा ब्लैक पैलेस अब यहाँ पर गूंज उठता है। जब यहाँ पर ये लोग अत्याचार से चीख रहे थे तो मैं अमानो ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से भी ये चीखें निकल रही हो। जब यहाँ पर इतनी चीख पुकार मची हुई थी, तभी अचानक से पूरे हॉल में एक बहुत ही भारी आवाज गूंजती है, रोक दो ये सब कुछ, क्या कर रही हो तुम ये यहाँ पर। जैसे ही ये आवाज यहाँ पर
यार दिव्यांशी और उसके आदमियों के कानों में गई तो ये आवाज़ सुनते ही अब यहाँ पर दिव्यांशी के वो आदमी वहीं पर ही रुक जाते हैं। तो इधर दिव्यांशी भी अब यहाँ पर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है इसी आवाज़ की दिशा से जहाँ से उसे ये आवाज़ सुनाई दी थी कि आखिर कौन है जो उसके काम में इस तरह से दखल दे रहा है, क्योंकि दिव्यांशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसके काम में दखल अंदाजी करे। इधर अब यहाँ पर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर यहाँ पर एक मास्क पहने हुए खुद सर जी खड़े हुए थे। यहाँ पर जिस जगह पर सर जी खड़े थे उसके आसपास काफी अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें गुस्से में भी लाल चमक रही थी। दिव्यांशी साफ साफ देख पा रही थी कि सर जी यहाँ पर गुस्से में तिमतिमाए हुए थे और अब वो गुस्से में ही अब सर जी कहते हैं, अगर ये सभी मर गए ना दिव्यांशी तो हम कभी भी रानी अवंतिका की ब्लड लाइन तक नहीं पहुंच पाएंगे। बंद करो ये टॉर्चर, तुम लोग अभी इनके ऊपर और इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकती हो। इधर देव उसकी ये बात सुनने के बाद अब दिव्यांशी यहाँ पर गुस्से में कहती है, आप मेरे बीच में मत आइए सर जी, ये लोग अब हमारे किसी भी काम के नहीं हैं। आप खुद ही देखिए, इतने सालों से इन्हें इसीलिए जिंदा रखा गया है ताकि हम रानी अवंतिका के बारे में सब कुछ जान सकें, लेकिन देखिए ना, ये तो अपना मुंह तक खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। दिव्यांशी की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर सर जी धीरे धीरे अब सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरते हुए आते हैं और जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उनके हर एक कदम के साथ अब यहाँ पर हॉल में टेंशन उतनी ही बढ़ने लगती है। और अब यहाँ पर वहाँ आने के बाद अब वो दिव्यांशी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि दिव्यांशी भी यहाँ पर सर जी के ओरे को देखकर एक पल के लिए तो घबरा जाती है और अब वो यहाँ पर दिव्यांशी से कहते हैं, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है दिव्यांशी। इधर दिव्यांशी उनकी ये बात सुनकर अब गुस्से में ही अब हालांकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल जरूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सर जी ने क्योंकि उसे रोका था इसलिए उसका गुस्सा उसके अंदर ही अंदर पनप रहा था और उसी गुस्से से वो देखती है कि आखिर वो उसे यहाँ पर उसके काम को क्यों रुकवा रहे हैं। दिव्यांशी के चेहरे पर ये गुस्सा देखकर अब सर जी का गुस्सा और भी भड़क जाता है और अब सर जी समझ जाते हैं कि दिव्यांशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने उन्हें इस तरह से बीच में उसके काम को करते हुए रोका। लेकिन क्योंकि सर जी भी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि दिव्यांशी के किसी भी एक गलत स्टेप की वजह से यहाँ पर उनके वफादारों को किसी भी तरह से उनकी जान का खतरा हो, क्योंकि सर जी जब तक इन वफादारों से यहाँ पर अवंतिका की ब्लड लाइन के बारे में नहीं जान लेते तब तक तो वो यहाँ पर इन को मरने बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि सर जी के पास तो बस ये एक आखिरी रास्ता था इन लोगों के जरिए अवंतिका की ब्लड लाइन तक पहुंचना, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अवंतिका ने जिसे भी जन्म दिया था वो उसके वंशज आगे बढ़े। इधर इसलिए अब यहाँ पर सर जी कहते हैं, देखो दिव्यांशी, तुम मुझे मेरा काम बिल्कुल भी मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। और वैसे भी एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम भी मेरे किसी भी काम के नहीं हो। इवन तुम चारों ही हमारे किसी भी काम के नहीं हो, क्योंकि दिव्यांशी को ये कहते हुए यहाँ पर दिव्यांशी के साथ अब वो यहाँ पर इन चारों में देवराज, यशवंत और धर्मराज इन सब का भी नाम ले रहा था। और अब यहाँ पर सर जी कहते हैं, अरे इतने वक्त तक उस नए किंग के कब्जे में थे तुम लोग और इतने वक्त तक उसके पास रहने के बाद भी एक इन्फॉर्मेशन तक नहीं बता पाए हो तुम लोग। और हाँ, तो तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। अरे इतने साल हो गए, मैंने सोचा था कि जब तुम उसके कब्जे से रिहा होगे तो शायद इतने सालों में तुमने उस किंग के चेहरे को तो देख ही लिया होगा, लेकिन वो और काम तो छोड़ो, तुम तो अब तक उस किंग के बारे में कुछ भी पता भी नहीं लगा पाए हो कि आखिर वो दिखता कैसा है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि बूढ़ा किंग तो मर चुका है, लेकिन वो नए किंग के बारे में तो खुद मुझे भी कुछ भी नहीं पता है और वो काम तो तुम भी नहीं कर पाए। मेरी सारी की सारी उम्मीदों पर तुम लोगों ने पानी फेर दिया। अगर मुझे पता होता ना कि तुम चारों उसकी कैद से रिहा होने के बाद भी मेरे किसी भी काम के नहीं रहोगे तो सच बताऊं, मैं इस तरह से इतनी जिंदगियों को दांव पर बिल्कुल भी नहीं लगाता। मैं तुम लोगों को रिहा भी नहीं कराता। सच बात तो ये है, भले ही मेरी बात यहाँ पर कड़वी है, लेकिन सच यही है कि तुम लोग यहाँ मेरे साथ होकर भी मेरे किसी भी काम में कोई सहयोग देने लायक ही नहीं हो। जब तुम इतने सालों तक उस नए किंग के बारे में पता भी नहीं लगा पाए। और हाँ देखो, मेरी धमकी को सिर्फ एक धमकी मत
समझना हाँ, मेरी बात ना, क्योंकि ये बात तो शायद तुम भी जानती ही होगी कि मेरी बात ना मानने की सजा क्या होती है। तुम तो इसके ट्रायल पहले भी देख चुकी हो ना, और अगर नहीं पता है तो जाकर एक बार जाकर एक बार यहाँ पर उन लोगों से पूछो जिनके साथ मैंने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, और वो भी इतनी भयंकर कि उनकी रूह तक कांप गई थी। इसलिए आगे से मेरे सामने बिल्कुल भी ऐसे गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैंने एक बार मना कर दिया तो मैं मना कर चुका हूँ, उसके बाद दोबारा उस काम को करने की सोचना भी मत। जहाँ पर सर जी भी यहाँ पर सीधे सीधे दिव्यांशी को ये एक चेतावनी दे रहे थे, तो उसकी इस धमकी को सुनने के बाद से यहाँ पर अब दिव्यांशी के मन अब यहाँ पर थोड़ा सा घबरा भी जाता है, लेकिन वो भी क्या करती, वो बस अब यहाँ पर अपने गुस्से में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो यहाँ पर अब रानी अवंतिका के इन वफादारों को मारने के लिए तैयार तक थी, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांशी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि सर जी यहाँ पर अवंतिका की ब्लड लाइन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि दिव्यांशी को तो खुद उसकी ब्लड लाइन के बारे में पता था। हालांकि ये बात उन्होंने सर जी को नहीं बताई थी, इसलिए उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि अब ये लोग मरे या जिए। लेकिन सर जी ने इन लोगों को अभी तक इसीलिए ही बचा कर रखा था ताकि वो अवंतिका की ब्लड लाइन तक पहुँच सके। और यहाँ पर दिव्यांशी को ये चेतावनी देते हुए ही अब सर जी वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं दिव्यांशी बस सर जी को जाता हुआ ही देखती रहती है। जैसे ही अब यहाँ पर सर जी वहाँ से निकलते हैं तो जो ये यहाँ पर अवंतिका के वफादार थे, ये यहाँ पर अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हालांकि इनकी हालत बिल्कुल ही अधमरी हो चुकी थी, क्योंकि दिव्यांशी ने यहाँ पर इनकी हालत बहुत ही ख़राब कर दी थी। इनकी सांसें ही मुश्किल से चल पा रही थी। तो अब यहाँ पर इन लोगों को देखकर और सर जी के जाने के बाद अब दिव्यांशी कहती है, आज तो तुम लोगों को इन्होंने बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम लोग मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम मेरे लिए किसी भी लायक नहीं हो। अगर तुम लोग मर गए तो भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भले ही यहाँ पर सर जी तुम्हें जिंदा रखना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं जानने उस अवंतिका की ब्लड लाइन। इसलिए अगली बार जब भी मैं आऊँगी ना तो देखना मैं इससे भी तुम्हारा बुरा हाल करूँगी। इसलिए अगली बार के लिए तैयार रहना, या तो तुम पहले से ही मेरे सारे के सारे सवालों का जवाब मुझे फटाफट तोते की तरह दे देना, वरना इससे भी बुरा अंजाम तुम लोगों के साथ होगा। और हाँ, आज तो तुम लोगों को सर जी ने बचा ही लिया है, लेकिन हर बार वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएंगे। और देखना अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊँगी तो तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। और ये कहते हुए ही दिव्यांशी अब वहाँ से चली जाती है। इधर दिव्यांशी के जाने के बाद तो वहीं अपने रूम की बालकनी से इधर देवराज गुलेरिया, धर्मराज मारवा और यशवंत मल्होत्रा, वो तीनों ही भी ये सब कुछ नीचे का नज़ारा देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने जब दिव्यांशी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर इस तरह से अत्याचार कर रही थी तो ये आवाज़ें यहाँ पर उनके कमरों में भी गई थी। जब उन्हें यहाँ पर चीख पुकार की आवाज़ें सुनी तो ये सुनने के बाद वो यहाँ पर जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए तो वो यहाँ पर बालकनी से सारा का सारा नज़ारा देख रहे थे। हालांकि वो खुद दिव्यांशी के पास यहाँ नीचे आने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो यहाँ पर नीचे आते तो उससे पहले ही यहाँ पर सर जी पहुँच चुके थे, क्योंकि सर जी ने दिव्यांशी को रोक लिया था। इसलिए इन तीनों ने भी सोचा कि वो बस यहीं पर ही रह के सब कुछ देखते हैं। और इधर जो उन्होंने सर जी के मुंह से जो सारी की सारी बातें हैं इन सब चारों के लिए सुनी, ये सुनने के लिए उन्हें काफ़ी बुरा भी लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो तीनों कहीं उन्हें अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था। आखिर क्यों वो सर जी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि सर जी ने उन्हें यूजलेस कहा, क्योंकि उन्हें दुख था तो सिर्फ अपने ऊपर, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन तो किंग के बारे में बहुत थी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि किंग ने उनके साथ कुछ ऐसा किया हुआ था जिसकी वजह से वो चाहकर भी सर जी के सामने उस किंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। और उन्हें अपनी इसी बेबसी पर ही काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहने को तो वो यहाँ पर जिंदा बचकर सर जी के पास वापस आ चुके थे, लेकिन सर जी के कहे अनुसार ये उसके अभी किसी भी काम के नहीं थे।
इधर अब यहाँ पर जहाँ एक तरफ ये तीनों अभी ये सोच रहे थे और ये अपने ऊपर काफ़ी पछता भी रहे थे। अब यहाँ पर सच में अब धर्मराज मारवा कहता है, सर जी ने सच में कहूँ तो बुरा भी क्या कहा है, वो सच ही तो कह रहे थे, क्योंकि हम उन्हें वो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं पाए जो हम उन्हें दे सकते थे। तो अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया अब कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे दें, इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है कि मैं चाह कर भी उन्हें कुछ भी बता नहीं सकता। तो इधर यशवंत मल्होत्रा, तो अब यहाँ पर इन दोनों को कभी वो यहाँ पर देवराज गुलेरिया को देखता है तो कभी धर्मराज मारवा को, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही अब यहाँ पर अपनी बेबसी पर ऐसे ही लाचार बैठे हुए थे, क्योंकि भले ही वो यहाँ पर किंग के चंगुल से छूट गए थे, लेकिन अब भी जो उनके साथ हो रहा था उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी किसी कैद में हैं। एक तरफ जहाँ तीनों का ये हाल था तो इधर दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया के पैलेस में, क्योंकि यहाँ पर राजीव और महेंद्र दोनों ही अब यहाँ पर धनंजय के उस रूम में आए हुए थे जहाँ पर धनंजय को लेटाया हुआ था, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। अपने भाई को देखकर महेंद्र पीरामल यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि भले ही वो पहले दुश्मनों के साथ थे, लेकिन अब अपने भाई की इस हालत को देखकर उनकी आंखें भी नम हो गई थी। और अब वो यहाँ पर राजीव से कहते हैं, काश राजीव हम दोनों भी धनंजय भाई और करण गुलेरिया के साथ जाते। देखो ना धनंजय भाई के साथ क्या हो गया है। उस सोरिया ने सच में मेरे भाई का क्या हाल कर दिया है। मैं ये मेरी ही गलती है। अरे जिस समय धनंजय उससे लड़ने के लिए गया था उस समय मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए था। अगर तुम और मैं उसके साथ जाते जब करण और धनंजय दोनों ही गए थे तो शायद मेरे भाई का ये हाल नहीं होता। मैं मेरे भाई के सारे जख्म अपने ऊपर ले लेता। वैसे भी मैं अपनी जिंदगी में जो कर्म किए हैं, मैंने जो पाप किए हैं, शायद ये सब करने के बाद मेरे पापों की सज़ा थोड़ी बहुत कम हो जाती, क्योंकि वैसे तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने भाई के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर राजीव भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और अब राजीव कहता है, तुम ये नहीं कर सकते थे ना महेंद्र, क्योंकि ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते थे। तुम चाहकर भी धनंजय के साथ वहाँ पर उस समय करण और धनंजय के साथ नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे दुश्मनों की नज़र में नेत्रा ने तुम्हें मार दिया था। तो ये बात तुम भूलो मत कि हमारे दुश्मनों तक हमने ये खबर पहुंचा दी थी कि नेत्रा ने तुम्हारा वध कर दिया है, क्योंकि नेत्रा तो अभी यहाँ पर अनिका के कब्जे में है। अगर जब तक नेत्रा हमारे दुश्मनों के पास नहीं जाएगी तब तक उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हमारे दुश्मनों को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो फिर तो सबसे पहले वो तुम्हें ही ढूंढेंगे और उसके बाद वो मुझ तक और अंजलि तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो ये बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। इसलिए ही ताकि तुम्हारी ये मौत की खबर ऐसे ही छिपी रहे, दुश्मनों को तुम्हारी मौत की खबर पर इसी तरह से यकीन हो, इसलिए तो काफ़ी वक्त तक मैंने तुम्हें वहीं पर गुलेरिया हाउस के ही बेसमेंट में छुप कर रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हमारे दुश्मनों को किसी भी तरह से ये शक हो कि तुम अभी भी जिंदा हो। नेत्रा ने तुम्हें कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुम्हें याद है ना उस समय अनिका के कहे अनुसार तुम तो वहाँ पर नेत्रा को अपनी बातों में बहलाने के लिए ही तो गए थे ना। जब हमें वहाँ पर हम सबको तब उसे जो वहाँ पर जहरीली गैस फैला रहा था उस आदमी के ऊपर अपना कंट्रोल करना था। तो बस वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो हमारे दुश्मनों को कुछ भी पता नहीं है कि आखिर नेत्रा ने तुम्हें कैसे मारा। बस उन तक हमने ये खबर पहुँचा दी थी कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए अपने आप को गिल्टी मानना बंद करो महेंद्र, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें तुम्हें भी अपने आप को बचाना बहुत ही ज़रूरी था, और मेरे पास भी सच कहूँ तो वैसे इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो तो जब मैं यहाँ पर पेरिस में आया तो यहाँ पर भी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आ गया ताकि मैं तुम्हें दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सकूँ। यहाँ पर ये दोनों अभी एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र पीरामल काफ़ी इमोशनल होकर अपने आप को ही गिल्टी मान रहा था कि वो अपने भाई को नहीं बचा पाया। यहाँ पर जब वो ये सब कर रहे थे तभी अब अचानक से महेंद्र पीरामल की नज़र अब यहाँ पर धनंजय की उंगलियों पर जाती है।
महेंद्र जब यहाँ पर राजीव से बात कर रहा था तो उसे अचानक से ऐसा लगता है जैसे कि धनंजय की उंगलियां हिल रही है। एक पल के लिए तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब अचानक से उसके दिमाग में ये हिंट हुआ तो वो दोबारा से धनंजय की उंगलियों की तरफ देखता है। जब वो यहाँ पर कुछ देर तक ऐसे ही ध्यान से देख रहा था तब अब यहाँ पर राजीव कहता है, क्या हुआ महेंद्र, तुम अब एकदम से खामोश क्यों हो गए, क्या हुआ है तुम्हें? अब यहाँ पर जब राजीव उससे ये कह रहा था तो अब महेंद्र अब राजीव को बिल्कुल ही चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि महेंद्र अब यहाँ पर धनंजय के ऊपर फोकस करना चाहता था कि अभी उसने जो देखा था क्या वो सब उसकी आंखों ने जो देखा वो सच था या उसे एक वहम हुआ है। इधर जब महेंद्र राजीव को चुप करता है तो यहाँ पर राजीव अब इशारों से ही अब महेंद्र की तरफ देखता है, क्योंकि जैसे ही महेंद्र ने उसे चुप कराया तो अब राजीव को ऐसा लगता है कि कहीं यहाँ पर महेंद्र को किसी दुश्मन के आने का आभास तो नहीं हो गया। हालांकि ये नामुमकिन था, क्योंकि राजीव ये सोचता था कि उसके दुश्मन यहाँ पर उसके पैलेस तक नहीं आ सकते। इवन राजीव का ध्यान अभी तक धनंजय के ऊपर था ही नहीं, उसके दिमाग में तो यही सब चल रहा था कि कहीं सच में महेंद्र ने किसी खतरे को तो नहीं भांप लिया है। इसलिए अब वो यहाँ पर चुप तो हो जाता है, लेकिन अब वो इशारों से महेंद्र से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है जो तुम मुझे चुप करा रहे हो। इधर जब यहाँ पर महेंद्र अब राजीव की तरफ देखता है तो वो उसके सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेता है, और अब वो यहाँ पर राजीव की तरफ देखकर अपनी आंखों को अब यहाँ पर धनंजय के हाथ की साइड करता है। या इधर यहाँ पर राजीव भी अब महेंद्र की आंखों का पीछा करते हुए जब धनंजय की तरफ देखता है तो उसकी नज़र अब यहाँ पर धनंजय के हाथ पर पड़ती है, जहाँ धनंजय के हाथ की अब कुछ उंगलियों अब सच में एक बार फिर से हिल रही थी। अब जैसे ही राजीव ने भी ये देखा तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। तो इधर अब यहाँ पर महेंद्र कहता है, लगता है राजीव कि धनंजय को होश आ रहा है। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब मेरे भाई को होश आ रहा है। बस एक बार मेरे भाई को होश आ जाए, उसके बाद तो मैं किसी को भी मेरे भाई के पास तक नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हर एक खतरे को मेरे भाई तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, लेकिन आई प्रॉमिस कि कल से शायद ये स्टोरी मैं पूरी अच्छी तरीके से 2 एपिसोड दे पाऊँगी, क्योंकि आज मेरे फ्रेंड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए।